नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 यानी कार्यपत्रक संख्या 86 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा जीवन की मौलिक इकाई। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो डिस्कस करेंगे हम इस आसान सी वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 86 यानी कार्यपत्रक संख्या 86 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की डेट रहेगी 15 Feb 2021 15 फरवरी 2021। जीवन की मौलिक इकाई, इस पाठ की हम पुनरावृत्ति यानी दोहराई करने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे कोशिका क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है और अलग अलग जो विलयन होते हैं उनका कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो बहुत आसान रहने वाली है हमारी ये वर्कशीट। कोशिका क्या होती है? सभी जीवों की क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। जो हमारे अंदर का फंक्शन है किसी भी जीव का, वो फंक्शन है वो कोशिका के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि उसकी क्रियात्मक जो हमारी अंदर की एक्टिविटी होती है वो सारी कोशिका पर डिपेंड करती है। ऐसे ही हमारा जो ढांचा बना होता है वो भी कोशिका के कारण ही बना होता है। तो इसलिए इसे क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों इकाई कहा गया। ओके, यानी कि कार्य भी इनके ऊपर डिपेंड है। इसी तरीके से अपनी जो संरचना है बॉडी की, किसी भी जीव की, वो भी कोशिका के ऊपर डिपेंड करती है। कोशिका की संरचना, हर कोशिका के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन से? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, हर कोशिका के 3 भाग होते हैं। इसमें जो कोशिका झिल्ली है यह सबसे बाहरी परत होती है। किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे, जो इसको आकार देती है। ओके, जो इसको आकार देती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य मतलब सिलेक्टिव पारगम्य होती है। ये कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। कितनों को? कुछ को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबको आने जाने देती है या कुछ को? कुछ को। तो ये कुछ ही पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। पदार्थों का यह आवागमन कोशिका के भीतर व बाहर उपस्थित पदार्थों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है। तो ऐसा कुछ क्यों अंदर या बाहर आ पाते हैं? इसका है कि उनकी सांद्रता जो होती है वो अलग अलग होती है। उसके कारण कुछ पदार्थ है वो आर पार जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते। इस क्रिया को विसरण कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान, और यानी कि गैसों का आदान प्रदान है तो उसे विसरण कहेंगे, और प्रासरण कहेंगे अगर द्रव्यों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि वो अंदर या बाहर आ जा पा रहे हैं। क्लियर? तो कोशिका क्या है ये समझ में आया कि सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। इसके 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। उसके बाद हमने डिस्कस किया कोशिका झिल्ली क्या है। सबसे बाहरी परत जो कोशिका की है वो कोशिका झिल्ली होती है। ये कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं अगर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, और अगर प्रासरण कहेंगे अगर द्रव्यों का आदान प्रदान होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विलयनों का कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने अभी बात की कि सांद्रता है वो प्रभावित करती है कि कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, कौन से बाहर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। जब कोशिका के बाहर का विलयन, बाहर का जो विलयन है वो भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो तो उसे बोलते हैं अल्पप्रासरी विलयन। ओके, और कोशिका फूल जाएगी इस कंडीशन में। यानी कि भीतर का विलयन है वो, जो बाहर का विलयन है वो भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो। बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो तब क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा अधिक सांद्र हो, यानी कि बाहर अगर अधिक सांद्र हो और भीतर कम सांद्र हो, तब क्या होगा? तब कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसे अतिप्रासरी विलयन कहेंगे। ओके, और जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर जितना ही सांद्र हो, यानी कि एक बराबर, तो उसे हम संप्रासरी विलयन कहेंगे। और कोशिका में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि कोशिका फूलेगी कब? फूलेगी तब जब बाहर का विलयन है वो भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो। ओके, बाहर का विलयन कम सांद्र हो, भीतर ज्यादा सांद्र हो तब फूलेगी ना। अंदर ज्यादा होना चाहिए तब फूलेगी। अगर अंदर कम हो भीतर ज्यादा हो तो वो सिकुड़ेगी, और अगर बराबर हो तो कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, फूलना सिकुड़ना, आप देखते हो कि कोई भी वस्तु है, कुछ वस्तुएं जैसे हमने पानी में डाला तो सिकुड़ेगी या फूलेगी। तो इसी तरीके से होता है कि अल्पप्रासरी है या अतिप्रासरी है या फिर समाप्रासरी है। अल्पप्रासरी मतलब फूलना, ओके, अतिप्रासरी में सिकुड़ेगी, और समप्रासरी में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की कि ये कहाँ होती है। केवल पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और यह सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति मतलब अंदर का कवर के अंदर एक तरीके से जो उसे हम कहेंगे कोशिका भित्ति दीवार की तरह होती है। अब ये कोशिका भित्ति होती क्यों है? ये पौधों को मजबूती देती है
और पौधे को सीधा खड़े रहने में मदद करती है कोशिका भित्ति, एक तरीके से उनको सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब जीवद्रव्य कुंचन क्या है? प्रासरण के कारण या प्रासरण के दौरान कोशिका में से पानी की हानि होना जीवद्रव कुंचय कहलाता है। ओके, जीवद्रव कुंचय या जीवद्रव कुंचन भी इसे कह सकते हैं। इसके कारण कोशिका के भीतर की सामग्री है वो कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है और पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण बाहरी माध्यम से हो रहे बदलावों को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से सहन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने समझा कोशिका भित्ति क्या है और जीवद्रव कुंचन क्या है। जीवद्रव कुंचन क्या है कि जब प्रासरण के दौरान कोशिका में से पानी की हानि होती है तो वो जीवद्रव कुंचन कहलाता है। तो ये तो होगी हमारी वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आज की वर्कशीट में काफ़ी आसान प्रश्न दिए गए जिनको ज़्यादा आपको हल करने में मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। पहले जो 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए गए इसमें 2 कथन दिए गए, जैसा आपने सोशल साइंस में पढ़ते आए हो। इसमें एक अभिकथन दिया गया ए और दूसरा दिया गया कारण आर। हमें इन दोनों को पढ़ने के बाद ए बी सी डी में से जो राइट ऑप्शन है वो चूज करना है। ए कब होगा? जब ए और आर दोनों सत्य हो, ओके, और आर अभिकथन की सही व्याख्या हो। बी कब चुनना है? जब ए और आर दोनों असत्य हो। यहाँ पे इसी को कॉपी कर दिया गया, यहाँ पे असत्य होगा, दोनों असत्य हो, ओके, और आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं हो, ओके, तब हमें चुनना है। ए सी चुनना हमें जब ए सत्य हो लेकिन आर गलत हो, और डी हमें तब चुनना है जब ए गलत हो लेकिन आर सही हो। क्लियर? यानी कि ए आर दोनों सही है तो ए होगा, ए आर दोनों गलत है तो बी होगा, ए सही है आर गलत है तो सी होगा, ए गलत है आर सही है तो हमारा डी होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो हमें दिया गया। पहला हमें ऑप्शन दिया गया, 2 कथन हमें दिए गए हैं। अभिकथन है ए कोशिका अल्पप्रासरी विलयन में फूल जाती है, तो बिल्कुल सही है, अल्पप्रासरी में फूल जाती है। दूसरा, अल्पप्रासरी विलयन कोशिका के भीतर की अपेक्षा कम सांद्र होता है, तो ये भी सही है, तो यहां पे हमारा आंसर रहेगा ए। क्लियर? उसके बाद दूसरा दिया गया, पादप कोशिकाएं बाहरी कोशिकाओं में हो रहे बदलावों को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से सहन कर सकती है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, ये भी सही है, तो ये हमारा कथन होगा ए। ओके, उसके बाद तीसरा दिया गया, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य होती है, कुछ सिलेक्टेड चीजें वो अंदर या बाहर जा सकती है, और सभी पदार्थों को अंदर या बाहर, आर दिया गया, सभी पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। ये तो गलत है, क्योंकि सभी नहीं, कुछ को ही आने या जाने देती है, तो यहां पर ए सही है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। क्लियर? ए सी हो गया। चौथा जो प्रश्न दिया गया इसको भी आप आसानी से कर पाओगे। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी क्यों पाई जाती है? पहला, उनको मजबूती देने के लिए। दूसरा, ताकि पौधे सीधे खड़े हो सकें। तीसरा, उनको अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए। क्लियर? इतना लिख दोगे ना? लिख दोगे, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, वेरी गुड। उसके बाद जो हमारा 5th क्वेश्चन दिया गया, कुछ सूखी किशमिश को पहले पानी और फिर चीनी के सांद्रण में रखा गया। ठीक है, किशमिश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फूलेगी पहले। फूलेगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी में रखा गया, पानी के कारण फूलेगी। ओके, फूलना कब होता है? अल्पप्रासरी में होता है, तो ये अल्पप्रासरी जो विलयन होगा। उसके बाद सिकुड़ेगी, अगर चीनी के सांद्र में रखेंगे तो वहां पे अति प्रासरी विलयन होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑप्शन सी, सेकंड हमारा लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे कि अल्पप्रासरी के कारण पहले फूलेगी और उसके बाद अति प्रासरी विलयन के कारण ये बाद में सिकुड़ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई, ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।